नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबर। मैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी। आप सभी शिक्षक दिवस पे सभी को मैं नमन करता हूं और सबको मैं शुभकामना देता हूं। This is Denzil from Pariskar News in collaboration with Big Solution and other institutions. We are with an educational personality of a high caliber. He has been the person who has run universities. He will introduce himself. आपके परिचय पर। देखिए, जहाँ तक मेरे जीवन से संबंध रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातों का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी तालीम जो है अपनी प्रारंभ से लेकर के एमए तक मेरी तालीम जोधपुर में ही हुई है और जोधपुर विश्वविद्यालय से ही मैंने जो है अपनी एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद में मैंने जो है टीचिंग लाइन के अंदर अपना कैरियर छोड़ा। फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मैंने एक लंबे समय तक अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एज ए प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर के मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया और यहाँ पर मैं एज ए विभागाध्यक्ष रहते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी ही संस्था जहाँ से कि मैंने एमए की तालीम हासिल की थी वहाँ का वाइस चांसलर बन करके जाऊँ और वहाँ पर मैंने 3 साल तक अपने समय गुजारा और उस दौरान में मैंने एज ए शिक्षक और एज ए वहाँ के विद्यार्थी के रूप में प्लस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो सर्विसेज मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय को दी उसको देखते हुए मैं अपने आप को इस बात का संतोष महसूस करता हूँ कि जो दायित्व मुझे दिया गया था उस दायित्व को निभाने में मैं अपनी भरपूर कोशिशों के अंदर कामयाब रहा। वहाँ से अपना टेन्योर पूरा करने के बाद में मैंने पुनः अपने राजस्थान विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया और राजस्थान विश्वविद्यालय को ज्वाइन करने के दौरान में ही मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का भी वाइस चांसलर एक कार्यवाहक वाइस चांसलर के तौर पर कार्य करने का मौका मिला और यहाँ से जब मेरा अपना समय पूरा हो गया तो उसके बाद में मैं 2004 के अंदर सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद में मुझे राजस्थान सरकार ने अम्बेडकर फाउंडेशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। वो दायित्व भी मैंने अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में पूरा किया और उसके बाद में उस वक्त की राजस्थान हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए से अम्बेडकर फाउंडेशन को निर्माण करने का एक अलग से दायित्व भी मुझे सौंपा। उस दायित्व को भी मैंने लगभग पूरा किया और उसी दौरान में मैं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के साक्षात्कार हेतु मैं पटना गया। पटना में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के दौरान में ही मुझे वहाँ एक आधे दिन रुकने के लिए कहा गया। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे किस लिए एक आधे दिन के लिए रोका है, लेकिन दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि मेरा चयन जो है वो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर हो गए और इस तरीके से मैंने अपने प्रांत में और प्रांत के बाहर भी विश्वविद्यालयों को अपनी सेवाएं दी और जिस तरीके से मैंने सेवाएं दी उसके हिसाब से मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे उन कार्यों को आने वाली पीढ़ी और खास करके मेरे छात्र या शिक्षक जो रहे हैं वो करता है। अब ये हमारे वीसी साहब जोधपुर टू जयपुर, जयपुर टू पटना, पटना जिसे हम पुराने में पाटलिपुत्र कहते थे, वहाँ पे सेवाएं दी। तो अब आप सोचो कि कितने एक्सपीरियंस होगा इस व्यक्ति के पास। आप देशवासियों को क्या संदेश देना? देखिए, जहाँ तक एज ए शिक्षक के तौर पर मैं आप लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ तो किसी भी मुल्क के अंदर तरक्की के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है।
लेकिन बुनियादी पैरामीटर अगर किसी मुल्क की तरक्की का अगर देखा जाए, जांचा और परखा जाए, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं ये बात कहूँगा कि शिक्षक का अपने आप में बनना और बनकर के अपने दायित्व को निभाना, ये उस राष्ट्र के लिए और एक शिक्षक के लिए एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी फील्ड में, चाहे वो राजनीतिक फील्ड है, चाहे वो सामाजिक फील्ड है और चाहे आर्थिक फील्ड है, उन सभी फील्ड के अंदर वही व्यक्ति जाते हैं जिनको हम एक शिक्षक तालीम देते हैं। अब वो तालीम चाहे वो प्राइमरी स्तर की है, चाहे वो स्कूल स्तर की है, या कॉलेज स्तर की है, या विश्वविद्यालय स्तर की है, इन सभी से पढ़कर के जो छात्र निकलते हैं वही तो छात्र आगे चल कर के राजनीति के अंदर जाने वाला राजनीतिज्ञ बन जाता है, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर सर्विसेज देने वाला अर्थशास्त्री बन जाता है, और सामाजिक बंधनों को, रीति रिवाजों को समझने और समझाने वाला, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने वाला अगर कोई शख्स है तो वो शख्स आपका टीचर है। तो टीचर ही ऐसा है जो कि अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षा देकर के, संस्कार देकर के उन्हें अपने मुल्क की बागडोर को संभालता है। और इसलिए कहते हैं कि आने, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, संभवतः जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति है, मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक बार किसी वाइस चांसलर साहिबान का एक भाषण हो रहा था, तो उन्होंने अपने भाषण के अंदर इस प्रकार का उल्लेख किया था कि मुरारजी एक वक्त कहीं पर भाषण देने के लिए जब बुलाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी के युग से संबंध रखने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी आज तो मौजूद है और उसके अंदर वो तमाम संस्कार है जिन संस्कारों के कारण इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया, लेकिन अब वो पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और मुरारजी ने एक चिंता व्यक्त की। चिंता ये थी कि अब मुल्क की बागडोर किन लोगों के हाथ में होगी, और जिन लोगों के हाथ में होगी, क्या आज़ादी के उन शहीदों की कुर्बानियों को वो याद रख करके और उस आज़ादी की कीमत को चुकाने का वो प्रयास करेंगे। आज जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य पर तो मैं कोई अपनी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात जरूर है कि शिक्षा और शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि एक तरीके से फैक्ट्री भिन्न भिन्न प्रकार के विशेषज्ञों को पैदा करती है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक किस्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन शिक्षा जगत के अंदर शिक्षक तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट पैदा करता है, और राजनीतिज्ञ भी पैदा करता है, अर्थशास्त्री भी करता है, समाजशास्त्री भी करता है, और एक अच्छा नागरिक बनाने वाला शिक्षक एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। अब मोरारजी देसाई जो कि बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, गांधी वैल्यूज का उस समय जिक्र किया। आज भी हम लोग गांधी के वैल्यूज, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं, फॉलो गांधी जी और इंडिया की तरक्की हुई है। हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए, परिवर्तन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ये किसी के कहने पर या किसी के रोकने पर ना तो चलता है और ना ही रुकता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से सतत गति से होता रहता है। गांधी जी का वक्त कुछ और किस्म का था। उस वक्त मुल्क की और सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ दूसरे किस्म की थी, और जब 47 के अंदर मुल्क आज़ाद हो गया तो आज़ाद मुल्क के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रास्तों को तय करना होता था। गांधी जी ने जो रास्ते बनाए वो उन परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बदल गई कि उन बदले हुए परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे, हम अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे, हम अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं करेंगे, हम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि समाज जिस गति से आगे बढ़ना चाहता है वो गति वो समाज को प्राप्त नहीं।
So with this word that change is the only thing that is permanent. Change is the only thing that is permanent. So ये मानते हुए we take you back to the studio. Have a good day.